अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का प्रेजेंटेशन का टॉपिक है प्रोटीन। चैप्टर आउटलाइन अकॉर्डिंग टू रोल नंबर। मेरा रोल नंबर है CHEM18110108 और आज मैं आपको प्रोटीन, करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन, कंपोजिशन, बिल्डिंग ब्लॉक, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में एक्सप्लेन करूँगी और प्रेजेंट करूँगी। प्रोटीन इज़ नेचुरली अग्रिंग अनब्रांच पॉलीमर इन विच द स्मॉलेस्ट यूनिट या एक छोटा मोनोमेरिक यूनिट अमीनो एसिड होता है। करेक्टरिस्टिक 9000 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन ह्यूमन सेल में प्रेजेंट होते हैं और ह्यूमन बॉडी में 1 लाख डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन होता है। 15% ऑफ सेल प्रोटीन से बना होता है और 50% ऑफ सेल ड्राई वेट जो है वो भी प्रोटीन से बना होता है। ये हर सेल में प्रेजेंट होते हैं और हर सेल के पार्ट या कंपोनेंट में प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। 3 मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट प्रोटीन हैं हीमोग्लोबिन, एंटीबॉडीज़ एंड ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कंपोजिशन: प्रोटीन कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है और नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन को डिफरेंट बनाती है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से। 15% ऑफ नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन में प्रेजेंट होता है और स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन होते हैं जिसमें फॉस्फोरस और आयरन भी प्रेजेंट होता है। Building block of protein is amino acid. Amino acid is the monomeric unit or the smallest unit of the protein. Amino acid itself amino group और carboxylic group से बनता है। 700 different kind of amino acid ह्यूमन सेल में प्रेजेंट होते हैं जिसमें से 25 अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं और मोस्ट कॉमन 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहलाते हैं। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को समझने के लिए अल्फ़ा अमाइनो एसिड को समझना बहुत ज़रूरी है। अल्फ़ा अमाइनो एसिड एक ऐसा अमाइनो एसिड होता है जिसमें सेंट्रल कार्बन एटम या ऐसा कार्बन एटम जो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ बॉन्डेड होता है और फर्दर वो सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है, जैसा कि रेड बॉक्स में आप मिथाइल ग्रुप को देख सकते हैं जो कि सेंट्रल कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है और ये एलानीन है। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड 20 टाइप के होते हैं जो कि 4 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड हैं उनकी साइड चेन की पोलैरिटी की वजह से। फर्स्ट है नॉन पोलर अमाइनो एसिड जिसमें एक अमाइनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक नॉन पोलर साइड चेन होती है। ये हाइड्रोफोबिक होते हैं और ये 9 डिफरेंट काइंड्स के होते हैं जिसमें से ट्राइटोफेन एक बॉर्डर लाइन मेंबर कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी हद तक वाटर मॉलिक्यूल के साथ बनाता है अपने NH रिंग की वजह से। ये 9 डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन पोलर अमाइनो एसिड हैं और रेड बॉक्स में इनकी साइड चेन को रिप्रेजेंट किया हुआ है जो नॉन पोलर है। पोलर न्यूट्रल अमाइनो एसिड हाइड्रोफिलिक होते हैं। इनमें एक अमाइनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक साइड पोलर चेन होती है। ये 6 डिफरेंट काइंड के होते हैं और ये न्यूट्रल होते हैं क्योंकि इनकी साइड चेन की पोलैरिटी न्यूट्रल होती है और ये वाटर में मोर सॉल्युबल होते हैं। ये 6 डिफरेंट काइंड के हैं और रेड बॉक्सेस में इनकी साइड चेन रिप्रेजेंट की हुई है जो कि न्यूट्रल है। पोलर एसिडिक अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इनमें एक अमाइनो ग्रुप और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं और सेकंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप साइड चेन में प्रेजेंट होता है। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और ये एसिडिक नेचर के होते हैं और ये 2 डिफरेंट काइंड के हैं। रेड बॉक्सेस में इनकी साइड चेन रिप्रेजेंट की हुई है जिसमें आप एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी देख सकते हैं जो कि इसे एसिडिक बनाता है। पोलर बेसिक अमाइनो एसिड ये भी वाटर लविंग होते हैं और इसमें 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और सेकंड अमाइनो ग्रुप भी साइड चेन में प्रेजेंट होता है। ये भी वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये 3 डिफरेंट काइंड के होते हैं और इनकी पोलैरिटी बेसिक होती है पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ये 3 डिफरेंट काइंड के हैं और रेड बॉक्सेस में इनकी साइड चेन रिप्रेजेंट की हुई है जिसमें एक अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है जो कि इसे बेसिक बनाता है। एसेंशियल अमाइनो एसिड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं और ये ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। ये डाइटरी रिसोर्सेज से मिलते हैं और ये 10 डिफरेंट काइंड के होते हैं जिसमें कंप्लीट डाइटरी प्रोटीन ऐसे प्रोटीन है जिसमें ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए और ये एनिमल रिसोर्सेज से मिलने वाले प्रोटीन से मिलने वाले अमाइनो एसिड होते हैं जो कि मिल्क में,
फिश, मीट, एग वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। इनकम्प्लीट डाइटरी प्रोटीन ऐसे प्रोटीन है जिसमें इनकम्प्लीट या एडिक्वेट अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लेस अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिससे सारे प्रोटीन नहीं बन सकते, और ये प्लांट रिसोर्सेज से मिलने वाले प्रोटीन में होते हैं। कम्प्लीमेंट्री डाइटरी प्रोटीन ऐसे दो इनकम्प्लीट डाइटरी प्रोटीन होते हैं जिनको कंबाइन कर देने से जो अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड रिक्वायर होती है वो बॉडी को मिल जाती है, जैसे कि राइस और बीन, ये दोनों इनकम्प्लीट डाइटरी प्रोटीन है। अगर इनको मिला दें और इनकी एक सर्विंग ले तो इनसे ऑल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड मिल जाते हैं। Assalamu alaikum. Today, the topic covered in this presentation is chirality and amino acid and the acid-base properties of amino acid. My roll number is CHEM Tetra139. So let's start our discussion. Chirality of amino acid. A molecule or ion is called chiral if it cannot be superposed on its mirror image by any combination of rotations and translation. This geometric property is called chirality. इस बात का मतलब है कि मिरर इमेज जो किसी भी तरह की कम्बिनेशन रोटेशन और ट्रांसलेशन से सुपरपोज ना हो, उस ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी को chirality कहा जाता है, जैसे कि हमारे लेफ्ट एंड राइट हैंड. A chiral molecule or ion exists in two stereoisomers that are mirror image of each other called enantiomers. दो स्टीरियोआइसोमर जो कि मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, हम उन्हें एंटियोमर्स कहते हैं. हम इन्हें लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड फॉर्म में डिस्टिंक्शन करते हैं. द जनरल फॉर्मूला फॉर एन अमाइनो एसिड, जैसे कि आप देख रहे हैं, 4 different groups are attached to the alpha carbon atom in all of the standard amino acid. So the compound can exist as a pair of non-superimposable mirror image except glycine where the R group is the hydrogen atom. इस बात का मतलब है कि जो है हमारे पास 4 different groups अटैच होते हैं, लेकिन ग्लाइसिन में क्योंकि R की जगह हाइड्रोजन एटम होता है वो हमारे पास एक कारल है. तो हम जहां से हमने एक इंपॉर्टेंट बात पिक की कि जो ग्लाइसिन है वो लिस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है जो कि एक कारल है और तमाम बाकी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कारल है. दिस मीन द स्ट्रक्चर ऑफ द 19 ऑफ द 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड पोजेस अ कायरल सेंटर. 19 जो हमारे पास होते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वो कायरल सेंटर एग्जिस्ट करते हैं और इनकी एंटियोमेरिक फॉर्म लेफ्ट एंड राइट फॉर्म एग्जिस्ट करती है. द डेजिग्नेशन ऑफ हैंडीनेस in standard amino acid structure involves aligning the carbon chain vertically and looking at the position of the horizontally aligned amino group. The L form has amino group on the left and the D form has amino group on the right. इस बात का मतलब है कि जब भी हम कार्बन चेन को वर्टिकली अलाइन करते हैं और अमाइनो ग्रुप की चेन को हम हॉरिजॉन्टली अलाइन करते हैं, अगर हमारे पास अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे आते हैं तो हम इसे एल फॉर्म कहते हैं. अगर इसी तरह से अमाइनो ग्रुप हमारे पास राइट साइड पे है तो हम इसे डी फॉर्म कहते हैं. With a few exceptions, in some bacteria, the amino acids found in nature and in protein are elastomers. नेचर में और प्रोटीन में ज्यादातर जो है एलाइसोमर्स पाए जाते हैं. नेचर फेवर्स वन मिरर इमेज फॉर्म ओवर द अदर. फॉर अमाइनो एसिड एलाइसोमर इज प्रेफर्ड फॉर्म. अमाइनो एसिड में जो है वो एलाइसोमर प्रेफर्ड फॉर्म होते हैं. इसी तरह मोनोसेक्राइड में डीआइसोमर जो है वो प्रेफर्ड फॉर्म होती है. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती चलूं, जो एल अमाइनो एसिड जो है जो कि कॉन्स्टिट्यूट होते हैं प्रोटीन के, द एंटियोमेरिक डेजिग्नेशन ऑफ एल एंड डी विल बी ओमिटेड इन द सब्सिक्वेंट अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन डिस्कशन. तो हम एल एंड डी डिस्कशन को ओमिट कर देते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि एल आइसोमर जो होती है वो हमेशा प्रेजेंट होंगे. आगे हम पढ़ेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. अब इसका तरीका क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज पुट एट द टॉप ऑफ द प्रोजेक्शन फॉर्मूला, द आर ग्रुप एट द बॉटम. दिस पोजिशन द कार्बन चेन वर्टिकली. जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिल ग्रुप को हम टॉप पे रखेंगे और आर ग्रुप को बॉटम पे. इस तरह से हमारी कार्बन चेन जो होती है वर्टिकल अलाइन हो जाते हैं. इस तरह से हम जब हॉरिजॉन्टली अलाइन करेंगे अपनी अमाइनो ग्रुप को, जब ये अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे हमारे पाया जाएगा तो हम इसे कहेंगे एल फॉर्म. इसी तरह जब है हमारे पास अमाइनो ग्रुप राइट साइड पे पाया जाएगा तो हम इसे कहेंगे डी फॉर्म. जैसे कि आप एग्जाम्पल में एलेनिन और सेरीन की एल एंड डी फॉर्म देख सकते हैं. आगे हम पढ़ेंगे एसिड बेस प्रॉपर्टीज ऑफ द अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड जो होता है वो एक चार्ज स्पीशीज होता है. वो ऐसा क्यों है? क्योंकि अमाइनो एसिड में एसिडिक ग्रुप जो कि है कार्बोक्सिलिक और बेसिक ग्रुप है जो कि है अमोनिया, दोनों पाए जाते हैं. ठीक है, तो जब एक न्यूट्रल सोल्यूशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो अमाइनो एसिड को डोनेट कर देता है अपना प्रोटॉन, और अमोनिया जो है ना वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, और इस तरह का बिहेवियर हमें इंटरनल एसिड बेस्ड रिएक्शन कहते हैं. द नेट रिजल्ट इज दैट इन न्यूट्रल सोल्यूशन अमाइनो मॉलिक्यूल हैव द स्ट्रक्चर. जैसे कि आप ये नीचे बना हुआ एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं,
इस स्ट्रक्चर को हम आगे डिस्क्राइब करेंगे ज्विटराइन में। ज्विटराइन क्या है? ज्विटराइन इज अ मॉलिक्यूल दैट हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन वन एटम एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर एटम बट विच हैज नो नेट चार्ज। इसके ऊपर नेट चार्ज जो है वो 0 होता है हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर, लेकिन उनके इंडिविजुअल एटम पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। ठीक है, हमारे पास जो अल्फा अमीनो एसिड है वो ज्यादातर ज्विटराइन के तौर पे मौजूद होते हैं, और जो कि नेट चार्ज ऑन दिस ज्विटराइन 0 होता है, लेकिन इनके पार्ट्स के ऊपर चार्जेस जरूर होते हैं। सॉल्यूशन में भी और सॉलिड स्टेट में भी ज्विटराइन पाए जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एसिडिक सॉल्यूशन में ज्विटराइन का जो है क्या रिएक्शन होता है। इसी तरह बेसिक में और न्यूट्रल में जब एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो ज्विटराइन जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है और पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाता है। इसी तरह बेसिक सॉल्यूशन में अमोनिया का जो होता है ज्विटराइन वो प्रोटॉन लूज कर देता है और नेगेटिव चार्ज स्पेशल मिल जाता है। इस तरह से हमें सॉल्यूशन में 3 तरह के अमीनो एसिड मिलते हैं: ज्विटराइन, नेगेटिव चार्ज स्पेशल एंड पॉजिटिव आयन। The 3 species are actually in equilibrium with each other and the equilibrium shift with the pH। ये तीनों आयंस जो होते हैं ना एक इक्विलिब्रियम में पाए जाते हैं, लेकिन ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है विद द चेंज ऑफ pH। ये क्यों रुका? तो हम बताएंगे कि सॉल्यूशन में 3 तरह के डिफरेंट अमीनो एसिड है: ज्विटराइन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन। ये तीनों जो स्पीशीज होते हैं इक्विलिब्रियम में होते हैं, और जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होती है विद द चेंज ऑफ पीएच, क्योंकि ओवरऑल जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है वो जैसे कि आपने हमारे नीचे बने हुए स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जो होती है ना वो प्रीडोमिनेट कर लेती है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में मिडल वन, और जो इसी तरह जब हम बेसिक सॉल्यूशन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज प्रीडोमिनेट करती है। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास चार्ट जैसे कि एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड, तो वो कैसे बनते हैं। जब हमारे पास जो साइड चेन होती है आर ऑफ अमीनो एसिड रिमेन अनचेंज इन सॉल्यूशन एंड द पीएच इज वेरिड। लेकिन ये जो है ना सिर्फ न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए होता है। जो हमारे पास एसिडिक और बेसिक वन होते हैं ना उनके ऊपर जो है ना अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप वो मजीद मौजूद होता है। ठीक है, और वो गेन और लॉस ऑफ प्रोटॉन करता है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा साइड दैट कैन बी प्रोटीनेटेड और रिप्रोटीनेटेड। द एसिडिक एंड बेसिक अमीनो एसिड हैव 4 चार्ज फॉर्म इन द सॉल्यूशन। हमारे पास इस तरह से अगर हमारे पास एक एक्स्ट्रा साइड मौजूद होगी तो हम इनके 4 फॉर्म वेरिएशन देख सकते हैं, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। फिर अगर हम डिस्कस करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ 2 लो पीएच फॉर्म ऑफ द स्पार्टिक एसिड रिजल्ट फॉर्म दी 2 कार्बोक्सिल ग्रुप बीइंग रिपोर्टिनेटेड एट डिफरेंट पीएच। आगे हमें ये एस्पार्टिक एसिड का बताया गया। आगे हम डिस्कस करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वो पीएच होता है जहां पे ज्विटराइन एग्जिस्ट करते हैं। एट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑल अमीनो एसिड मॉलिक्यूल इन अ सॉल्यूशन मोर देन 90% आर प्रेजेंट इन देयर ज्विटर फॉर्म। ठीक है, इसी तरह आगे हमने जो है ये टेबल दिया गया है जिसमें 20 अमीनो एसिड के आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट गिवन है। सबसे पहले हमारे पास है सिस्टेन, अ केमिकली यूनिक अमाइनो एसिड। सिस्टेन इज अ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कॉन्टेनिंग सल्फाइड्रल ग्रुप एसएच। सिस्टेन जो है स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, और ये ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें सल्फाइड्रल ग्रुप होता है, सल्फर हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सिस्टेन मॉलिक्यूल रिएक्ट टू फॉर्म डाइमर। सिस्टेन मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं और डाइमर बनाते हैं। डाइमर क्या है? डाइमर में जो मॉलिक्यूल जो है वो सिस्टेन के जो 2 मॉलिक्यूल हैं वो आपस में लिंक होते हैं। वो जिस बॉन्ड के से लिंक होते हैं उसके लेफ़्ट और राइट में जो एटम होते हैं वो सेम होते हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। जैसे ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में लिंक है और लिंक है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, पेप्टाइड्स आर चेन ऑफ कोवलेंटली लिंक्ड अमीनो एसिड्स कॉल्ड पेप्टाइड। जो अमीनो एसिड होते हैं वो कोवलेंटली लिंक्ड होते हैं, उनको कहते हैं पेप्टाइड। पेप्टाइड इज अन ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड। ये इनमें ब्रांच कोई नहीं होती, अनब्रांच होते हैं। और आगे है कंपाउंड कंटेनिंग 2 अमीनो एसिड। जिस ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 अमीनो एसिड हो उसे हम डाईपेप्टाइड कहते हैं। जिसमें 3 हो उसे हम कहते हैं ट्राईपेप्टाइड, और जैसे 4 हो तो उसे हम कहेंगे टेट्रा, 5 होंगे तो हम पेंटा कहेंगे, एंड सो ऑन। The name oligopeptide is loosely used to refer peptide with 10 to 20 amino acid residues.
अगर 10 to 20 अमाइनो एसिड हों, ठीक है, लिंक हो आपस में, तो इसे लिगोपेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। और आगे अगर 20 से बढ़ जाएं, ठीक है, तो ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ठीक है। ये बहुत इट इज़ अ लॉन्ग अनब्रांच चेन ऑफ अमाइनो एसिड, ये भी अनब्रांच होते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, the bonds that link amino acid together in a peptide chain are called peptide bonds. द बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जो अमाइनो एसिड की चेन में लिंक कर रहा होता है, ठीक है, जोड़ रहा होता है, उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड का एंड इंटरेक्ट विद द अमाइनो ग्रुप ऑफ द अदर अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंटरेक्ट होता है दूसरे के अमाइनो ग्रुप से, ठीक है। प्रोडक्ट और मॉलिक्यूल वाटर, प्रोडक्ट जो होते हैं वो एक वाटर का मॉलिक्यूल होता है एंड अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 अमाइनो एसिड, और एक और मॉलिक्यूल है जिसमें अमाइनो एसिड 2 अमाइनो एसिड जो होते हैं वो लिंक होते हैं बाय एन अमाइनो बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, द इंडिविजुअल अमाइनो एसिड कॉल्ड अमाइनो the individual amino acid within peptide chain are called amino acid residue. इंडिविजुअल जो है अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है, पेप्टाइड चेन में, उनको हम कहते हैं अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। जैसे हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ग्लाइसिन, एलानाइन और सिराइन है, ठीक है। इनको हम अगर अलग अलग कहेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा अमाइनो एसिड रेसिड्यू। जैसे ग्लाइसिन एक अगर अलहदा से हम इनको नाम देते तो ये हम अमाइनो एसिड रेसिड्यू बोलेंगे, ठीक है। Amino acid residue is a portion of an amino acid structure that remains after the release of water when an amino acid participates in peptide bond formation become part of a peptide chain. इसमें हमारे पास है कि जहाँ अमाइनो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं एन टर्मिनल एंड, और जिसमें होते हैं ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसमें उसको हम कहते हैं सी टर्मिनल एंड। Isomeric peptides having same number of amino acids but different order are called isomeric peptide having same number of amino acids, जिसमें सेम नंबर अमाइनो एसिड लेकिन उनकी जो तरतीब है वो डिफरेंट, उनको हम आइसोमेरिक पेप्टाइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेयर ऑफ ग्लाइसिन एलानाइन एंड एलानाइन ग्लाइसिन, ये हमारे पास इसमें पहले आ जाता है ग्लाइसिन, लेकिन दूसरे में बाद में, इनके दोनों के जो स्ट्रक्चर हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। जैसे हम स्ट्रक्चर में देखते हैं द फर्स्ट एलानाइन इज एन टर्मिनल, फर्स्ट वाले में एलानाइन जो है वो एन टर्मिनल, जबकि सेकंड वाले में है जो एलानाइन वो हम सी टर्मिनल रेसिड्यू, ठीक है। द नंबर ऑफ आइसोमेरिक पेप्टाइड्स के जो नंबर हैं वो इंक्रीज ट्रिपली विद इंक्रीज इन पेप्टाइड चेन लेंथ, ठीक है। Myself Mara Zafar, and my topic of presentation is biochemically important small peptides and general structural characteristics of protein. तो बायोकेमिकली इंपॉर्टेंट स्मॉल पेप्टाइड्स है, इसमें काफ़ी तरह के स्मॉल पेप्टाइड्स आते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले वो स्मॉल पेप्टाइड हार्मोन है। इसमें वैसोप्रेसिन जो और ऑक्सीटोसिन जो है ये दोनों जो है पेप्टाइड हार्मोन है, और ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोड्यूस करता है। और ये दोनों नैनो पेप्टाइड्स है, मतलब कि इनमें 9 अमीनो एसिड्स होते हैं, और उनमें से जो 6 होते हैं वो लूप की शक्ल में डाइसल्फाइड बांड से कनेक्ट रहते हैं। ये देखिए ये जो 1 सिस है ये 6 सिस के साथ डाइसल्फाइड बांड से कनेक्ट है। मेन डिफरेंस जो है 3 पोजीशन और 8 पोजीशन पर अमीनो एसिड का आता है। और इसके बाद देखेंगे ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है और वैसोप्रेसिन का। ऑक्सीटोसिन कंट्रोल करता है यूट्रीन की कंट्रैक्शन को, और वैसोप्रेसिन करता है कंट्रोल एक्सक्रीशन ऑफ वाटर किडनी से और ब्लड प्रेशर को भी। वैसोप्रेसिन को हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन हम इसलिए कहते हैं कि जब हमारी बॉडी की डिहाइड्रेट स्टेट होती है तो फिर किडनी से एंटी डायूरेटिक हार्मोन वाटर की प्रोडक्शन कम करता है। इस तरह यूरिन की प्रोडक्शन भी कम होती है, मतलब कि किडनी से एक्सक्रीशन ऑफ वाटर कम होगी, यूरिन की भी प्रोडक्शन फिर कम होगी।
उसके बाद जो स्मॉल पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर है, इसमें जो एंकीफाइलिन्स है ये पेंटापेप्टाइड है, मतलब कि इसमें 5 अमीनो एसिड हैं और ये पेंटापेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर है, इन्हें हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है पेन को कम करने के लिए। अगर हम इसकी एग्जांपल लें, जो रनर है उनका मतलब जब मुकाबला होता है तो काफ़ी लंबी दौड़नी पड़ती है, मतलब डिस्टेंस तक दौड़ना पड़ता है उन्हें। तो उसके दरमियान अगर उन्हें कोई इंजरी वगैरह आ जाए स्किन को, तो हमारा ब्रेन जो है एंकीफेलिन्स को प्रोड्यूस करता है, और ये जो हमारे ब्रेन में रिसेप्टर साइड होती है जहाँ पर जाकर ये बाइंड होता है, फिर पेन को कम करता है। मॉर्फिन और कोडीन जो है ये दोनों मेडिसिन है, ये भी इसी पेन को कम करने के लिए यूज होती हैं। ये उसी रिसेप्टर साइड पे जाके बाइंड होती हैं जहाँ पर ये एंकीफेलिन जो के हमारा ब्रेन नेचुरली प्रोड्यूस कर रहा होता है। अगर हम एंकीफाइलिन्स और मॉर्फिन में मेन डिफरेंस देखें, तो एंकीफाइलिन्स को हमारा ब्रेन एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, वो हाइड्रोलाइज कर देता है इसकी पेप्टाइड लिंकेज को, इस तरह ये कम अरसे तक मतलब इसका पेन रिलीफ कम करता है, अरसे तक रहती है। मतलब कि मॉर्फिन और कोडीन को अगर हम यूज़ कर लें तो इसमें इसको वो एंजाइम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता, और ये काफ़ी अरसे तक मतलब कि एंकीफाइलिन्स की निस्बत ये ज़्यादा अरसे तक रहता है। इसकी टू बेस्ट नोन एंकीफेलिन्स जो हैं मेट एंकीफेलिन्स और ल्यू एंकीफेलिन्स है। उसके बाद स्मॉल पेप्टाइड एंटीऑक्सीडेंट आता है, इसमें जो ग्लूटाथीन है ये प्रेजेंट होता है ज़्यादातर सेल में, और ये रेगुलेट करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को, और ये एंटीऑक्सीडेंट है मतलब कि प्रोटेक्ट करता है हमारे सेलुलर कंटेंट को पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड से। मतलब कि अगर हमारे ऑक्सीजन जैसे कि प्रोड्यूस होती है, हाई रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन जो है जनरेट करती है कई बार सेल बैक्टीरियल अटैक के खिलाफ। इनमें जो अनयूजुअल फीचर ये है कि जो ग्लूटामिक एसिड है, इसमें ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है ये अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप की बजाय यहाँ पर ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है यहाँ पर जाके ये पेप्टाइड साइड चेन में जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ये भी साइड चेन है और ये भी साइड चेन है। इसके बाद जनरल स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटीन, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, और जो अमीनो एसिड्स हैं वो अनब्रांच चेन के थ्रू कनेक्ट होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, तो ये पेप्टाइड चेन बनाते हैं। इस तरह ये जो प्रोटीन है ये पेप्टाइड है, प्रोटीन इज अ पेप्टाइड जिसमें कि 40 अमीनो एसिड्स एटलीस्ट हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके बाद प्रोटीन जो है रिलेटिवली पॉलीपेप्टाइड है। ऑन द बेसिस ऑफ पेप्टाइड चेन को अगर हम क्लासिफिकेशन प्रोटीन की करें ऑन द बेसिस ऑफ पेप्टाइड चेन, तो मोनोमेरिक प्रोटीन और मल्टीमेरिक प्रोटीन आता है। मोनोमेरिक प्रोटीन वो होती है जिसमें एटलीस्ट वन पेप्टाइड चेन, और मल्टीमेरिक जिसमें वन। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करें तो सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और पास्थेटिक ग्रुप आता है। सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जिसमें सिर्फ अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट हो, और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मतलब कि अगर पेप्टाइड चेन में वन और मोर पेप्टाइड चेन में अगर नॉन अमीनो एसिड्स एंटिटीज प्रेजेंट हो या नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर उस पेप्टाइड चेन में प्रेजेंट हो, उसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं हम। और पास्थेटिक ग्रुप उसे कहते हैं वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में वो नॉन अमीनो एसिड या फिर नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट था उसे हम पास्थेटिक ग्रुप कहते हैं। उसके बाद जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की अगर क्लासिफिकेशन करें प्रोस्थेटिक ग्रुप की नेचर पे, तो न्यूक्लियोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन आता है। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड का कम्बिनेशन है ये, और इसमें प्रोटीन हिस्टोन हो सकती है। इसका एग्जाम्पल लेने तो डीएक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन राइबोसोम में प्रेजेंट होती है। लिपोप्रोटीन प्रोटीन प्लस लिपिड कम्बिनेशन है, लिपिड फैटी एसिड हो सकता है, और ये वाटर सॉल्युबल होती है, एग्जाम्पल एग यॉल्क हो गया और मिल्क प्रोटीन हो गया। ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट 2-3% हो सकता है, एग्जाम्पल ब्लड एंटीजन है इसकी। और मेटालोप्रोटीन अगर हम ले प्रोटीन प्लस मेटल आयंस है, और एग्जाम्पल इसकी क्लोरोफिल, फेरिटीन और कैटालीज है। Assalamualaikum. I will discuss about primary and secondary structure of protein, and my roll number is chemistry 18111124. Introduction. Proteins are an important class of biological macromolecules which are the polymers of amino acid. Basically, proteins are made up of polypeptide chain which are composed of 20 different amino acids that link through peptide bond. There are four structure organization of proteins. These are primary, secondary, tertiary and quaternary. The primary structure is simply the amino acid sequence in polypeptide chain. The secondary structure is formed through hydrogen bond interactions of adjacent amino acids. Such interactions form alpha helices and beta pleated sheets. Tertiary structure is overall three-dimensional arrangement of polypeptide chain.
When protein having tertiary structure further interact with other tertiary structure protein, a more complex structure is formed, that is quaternary structure. Primary structure. The primary structure of protein refers to the sequence of amino acids present in the polypeptide chain. हर प्रोटीन की अपनी एक यूनिक अमीनो एसिड सीक्वेंस होती है दैट इज डिसाइडेड बाय जीन्स. ये सीक्वेंस हाईली स्पेसिफिक होती है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ प्रोटीन. दीज अमीनो एसिड्स आर कोवेलेंटली लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड के बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने से एक कार्बन नाइट्रोजन लिंक बनता है दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड. बेसिकली इट इज नॉट अ ट्रूली सिंगल बॉन्ड. और हर अमीनो एसिड कंपोनेंट इन अ पॉलीपेप्टाइड इसका रेसिड्यू. बाय कन्वेंशनल प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टार्ट्स होती हैं टर्मिनल अमीनो एंड से और एंड होती हैं कार्बोक्सिलिक सी टर्मिनल पर. जनरली पॉलीपेप्टाइड चेन लीनियर होती है, लेकिन अगर इनमें डाइसल्फाइड ब्रिजेस आते हैं तो इनमें ब्रांचिंग पॉइंट्स अराइज हो जाते हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ कंटीजियस अमीनो एसिड रेसिड्यूज. मीन नेबरिंग अमीनो एसिड्स की एयर में जो अरेंजमेंट होती है उनसे स्ट्रक्चर मेंटेन होती है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर. जो पॉलीपेप्टाइड लीनियर चेंज होती हैं यूजुअली डोंट लाई फ्लैट थ्रू ट्विस्ट या स्पिरल होना स्टार्ट कर देती हैं बिकॉज पेप्टाइड बॉन्ड हैव सम डबल बॉन्ड लाइक कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस. इट इज नॉट अ ट्रूली डबल बॉन्ड, so rotation about carbon nitrogen bond is not visible, but all other single bond inside polypeptide chain and side group do rotate. Due to this rotation polypeptide chain twisted या स्पिरल होना स्टार्ट हो जाती हैं और ये ट्विस्टेड स्ट्रक्चर स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. अगर हम देखें तो कार्बोनाइल का ऑक्सीजन एटम हाईली नेगेटिव होता है और इसकी अफिनिटी होती है कि नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन बॉन्ड देता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड इन ट्विस्टेड फोल्डेड स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है. एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर द अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शेड, बीटा टर्न्स एंड ओमेगा लूप. अल्फा हेलिक्स. जब पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्स लाइक अ स्प्रिंग होती है तो एक स्पिरल स्ट्रक्चर आती है दैट इज का अल्फा हेलिक्स. अल्फा हेलिक्स ये टाइटली पैक्ड होती है. क्वाइड पॉलीपेप्टाइड बैकबोन कोर होती है. साइड चेन आउटवर्ड्स एक्सटेंड होती हैं और ये स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन कार्बोनाइल ऑक्सीजन एंड अमाइड हाइड्रोजन. अमीनो एसिड्स पर टर्न 3.6 होते हैं. पिच 5.4 एगस्ट्रम होती है. अल्फा हेलिकल सेगमेंट्स होते हैं मैनी ग्लोबुलर प्रोटीन्स में प्रेजेंट होती है लाइक मायोग्लोबिन्स, ट्यूबुलेंस etc. अल्फा हेलिक्स फर्दर क्लासिफाइड होते हैं इनटू राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड अल्फा हेलिक्स. राइट हैंड जो क्लॉकवाइज या राइट मूव करते हैं और लेफ्ट हैंड जो एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट साइड को मूव करते हैं. मोस्टली प्रोटीन की स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया जाए तो ये राइट हैंड अल्फा हेलिक्स होती हैं क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होती हैं देन लेफ्ट हैंड अल्फा हेलिक्स. इनमें स्टेरिक हाइड्रेंस होती है. बीटा प्लीटेड शेड्स. अल्फा हेलिक्स में देखा जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में होता है, लेकिन इसमें जो होता है बीटा प्लीटेड शेड्स में फॉर्म व्हेन 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड लाइन अप साइड बाय साइड. ये दोनों पॉलीपेप्टाइड्स जो होती हैं डिफरेंट भी हो सकती हैं और एक ही पॉलीपेप्टाइड होती है वो टर्न बैक हुई होती है. इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड बीटा स्ट्रैंड होती है. दे आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन NH एंड कार्बोनाइल ग्रुप्स ऑफ एडजेसेंट चेन. 2 टाइप्स हैं पैरेलल एंड एंटी पैरेलल. जब दोनों साइड में टर्मिनल सेम हो जैसे लेफ्ट साइड पर दोनों ही अमीनो एन टर्मिनल और राइट साइड पे दोनों ही कार्बोक्सिल सी टर्मिनल तो इसे पैरेलल स्ट्रैंड कहेंगे. और जब दोनों साइड पर अपोजिट स्ट्रैंड्स होंगे तो इन्हें एंटी पैरेलल कहेंगे. पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स में 2 स्ट्रैंड सेम डायरेक्शन में रन कर रहे होते हैं. इसमें एक स्ट्रैंड का एक अमीनो एसिड्स अदर स्ट्रैंड के 2 अमीनो एसिड के साथ कनेक्टेड होता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट अटैच नहीं होते. एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड में 2 स्ट्रैंड अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे होते हैं. इसमें कार्बोनाइल ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड ऑफ 1 स्ट्रैंड फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद कार्बोनाइल ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड ऑन द अपोजिंग स्ट्रैंड. इससे पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन होती है बिटवीन एसिड्स ऑफ अपोजिंग स्ट्रैंड. इसमें बॉन्डिंग हेड टू हेड हुई होती है एज कम्पेयर टू पैरेलल बीटा strands. Beta bands permits the change of direction of the peptide chain to get a folded structure. ये प्रोटीन ग्लोबलिटी देते हैं. Then needle hydrogen bonds stabilize the beta band structure. Proline and glycine are frequently found in beta trans. Beta trans promote formation of anti-parallel beta trans involved for successive amino acid residues और other super secondary structures जो होती हैं मोटिव्स कहलाती हैं. जैसे various examples here given है. Assalamu alaikum. I am Aman and I am here to present tertiary structure of protein and the quaternary structure of protein. First of all, what is tertiary structure of protein? जब secondary structure further fold होती है और coil होती है 3 dimensional compact structure of protein form होती है जो कि अमीनो एसिड साइड चेन्स के इंटरेक्शन से बनती है और वाइडली सेपरेटेड होती है एक दूसरे से इन पेप्टाइड चेन्स. प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो लॉन्ग होता है और इसमें स्ट्रेट कोड होती है जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है इसमें कोड की कॉइलिंग हुई होती है ना हेलिकल अरेंजमेंट. तो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है इसमें सुपर कॉइलिंग अरेंजमेंट होती है और कोड की
जो कि अडॉप्ट होती है रिसीवर को हैंग अप करने के बाद। द टर्शियरी स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय कोवलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस जो कि साल्ट ब्रिजेस भी कहलाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस जो होती है नॉन पोलर ग्रुप होता है विच आर इंटरेक्टेड देन फॉर्म हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। OH ग्रुप OH के साथ अटैच होने से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जबकि जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं व्हेन टू सिस्टीन रेजिड्यूज इंटरेक्ट विद ईच अदर देन फॉर्म डाइसल्फाइड ब्रिजेस फॉर्म एंड देन फॉर्म आयनिक बॉन्ड। जो नेक्स्ट मूव ऑन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स when folded together and form a complex structure, three-dimensional compact structure called tertiary structure. The interaction and bonds of side chains within a particular protein determine its tertiary structure. जो side chains होते हैं वो होते हैं अमीनो एसिड साइड चेन्स। अमीनो एसिड साइड चेन्स होते हैं वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और इधर रिपेल एंड दे लेड टू स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर। देन मूव ऑन फंक्शन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर। जो प्रोटीन का फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है टर्शियरी स्ट्रक्चर्स पे। अगर फंक्शन जो है वो डिस्टर्बिव हो रहा है देन प्रोटीन अपने लूजेस इट्स फंक्शन, तो प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। प्रोटीन जो होता है वो सक्सेप्टेबल होता है टू हीट, सो जब प्रोटीन हीट हो जाता है तो इट इज़ डिस्टर्बेड इन शेप एंड देन इट इज़ कॉल्ड डीनेचर्ड। इवन अगर इट इज़ कोल्ड, अगर ये दोबारा ठंडा भी हो रहा है देन मोस्ट केसेस रीगेन इट्स कम्प्लेक्स ओरिजिनल शेप, तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आता। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम स्टडी कर सकते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के अंडर। फॉर एग्जांपल क्या है इसकी, ऑल एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। जो एंजाइमेटिक प्रोटीन्स की एग्जांपल है इसका मतलब ये है कि जब प्रोटीन्स डीनेचर्ड वाले जो है ना, इसमें इसकी एग्जांपल आती है कि ऑल टाइप्स ऑफ एंजाइम्स दैट हैव एन एक्टिव और दे हैव फाउंड बाय थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग्स। और प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक एंटीबॉडीज जब भीड़ हो जाते हैं तो एंटीजन के साथ एक बाइंडिंग होते हैं और देन दे कैन नॉट परफॉर्म एंड देन दे कैन नॉट एक्ट ऑन इट। मायोग्लोबिन्स होते हैं फाउंड इन मसल्स। देन फर्दर मूव ऑन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कम्पैक्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर ही होता है जो कि 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स के मिलने से बनता है टुगेदर नॉन कोवलेंट फोर्सेस। नॉन कोवलेंट फोर्सेस कौन से होते हैं? नॉन कोवलेंट रिएक्शंस जो कि होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल फोर्सेस एंड दीज टाइप्स ऑफ अदर बॉन्ड्स। देन मूव ऑन पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर कॉल्ड सब यूनिट्स। जब टू मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स मिलती हैं तो सब यूनिट्स बनते हैं। जब एंड प्रोटीन विल बी फंक्शनल ओनली इफ ऑल सब यूनिट्स, अगर सारे सब यूनिट्स प्रेजेंट होंगे और अरेंज होंगे प्रॉपर्ली तो ही प्रोटीन फंक्शन करेगी। दिस मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर समटाइम्स associated with an inorganic and organic component which is known as prosthetic group. जो multiple subunits present होते हैं, in these multiple subunits can either be associated with an organic component or inorganic component. इन दोनों organic और inorganic component को non proteinaceous part भी कहते हैं। तो इस तरह prosthetic group कहलाता है। जिस तरह के हीम इन हीमोग्लोबिन, हीम जो होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हीमोग्लोबिन का, बिकॉज ये एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट ही होता है लेकिन इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है इन हीमोग्लोबिन। जो प्रोटीन विद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है इसको कहते हैं मल्टी प्रोटीन, कम्प्लेक्स और मल्टीमर्स। और अगर फाइनल प्रोटीन जो होती है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बनी हो तो प्रोटीन कहलाएगी डायमेरिक प्रोटीन। अगर 3 सब यूनिट से मिलकर बनी होगी तो प्रोटीन कहलाएगी ट्राइमेरिक प्रोटीन। और अगर 4 सब यूनिट से मिलकर बनी होगी तो कहलाएगी टेट्रामेरिक प्रोटीन। नेक्स्ट मूव ऑन फंक्शन ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सब यूनिट्स प्रोटीन कैन बी, प्रोटीन हेट्रोमेरिक भी हो सकती है और होमोटेरिक भी। हेट्रोमेरिक जो होती है इसमें डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं, जो कि होमोटेरिक जो होती है ये सेम टाइप ऑफ सब यूनिट से मिलकर बनी होती है जो कि रिपीटिंग हो सकती है लेकिन सेम टाइप के होते हैं। तो जिस तरह के हेट्रोमेरिक एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि ए बी जिस तरह के हेट्रोमेरिक है और होमोटेरिक में देख सकते हैं ए होमोटेरिक है। नेक्स्ट मूव ऑन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अलाउड था प्रोटीन टू हैव मल्टीपल फंक्शंस लाइक इन एंजाइम। जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन को अलाउ करते हैं कि वो मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करें एंजाइम्स में। देन इंडिविजुअल सब यूनिट्स में हैव डिफरेंट कन्फर्मेशंस। इंडिविजुअल सब यूनिट्स जो होते हैं उसमें डिफरेंट कन्फर्मेशंस और ओरिएंटेशंस होती हैं जो कि परफॉर्म करती हैं फंक्शंस इन अ रेगुलेटेड मैनर। जैसा कि इन हीमोग्लोबिन 1 प्रोटीन, हीमोग्लोबिन जो है उसमें 2 फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं एट अ टाइम। 1 प्रोटीन जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है जबकि जो अदर प्रोटीन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होती है। इस तरह 1 प्रोटीन जो है वो 2 फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। इट अलाउज वेरी लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टू बी मेड। जो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो प्रोटीन दीज फंक्शंस आर डन इन अ रेगुलेटेड मैनर जस्ट लाइक एन एंजाइम मैकेनिज्म। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन प्रोटीन इन ब्लड, हीमोग्लोबिन जो है वो यूज होती है फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये यूज होता है फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। लैक्टेज हाइड्रोजनेज एंजाइम जो है ये यूज होता है ग्लाइकोलाइसिस। कोलाजन जो है वो इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और कहलाते हैं ट्रिपल हेलिक्स और ये होती है कनेक्टिव टिश्यूज में ये प्रेजेंट होता है कोलाजन। और देन एंटीबॉडीज एंड डिफरेंट आयन चैनल्स।
Rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ansala Latif and my registration number is CHEM18111122. Today my presentation topics are protein hydrolysis and protein denaturation. First of all, we will discuss about protein hydrolysis. Hydrolysis क्या होती है? The chemical breakdown of a compound due to reaction with water. Next, protein hydrolysis क्या होती है? When a protein or smaller peptide in a solution of a strong acid or strong base is heated, the peptide bonds of amino acid chain are hydrolyzed and free amino acids are produced. मीन के जब हम एक रिएक्शन हो रहा है हमारे पास किसका, प्रोटीन और स्मॉलर पेप्टाइड का एक स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस के सोल्यूशन में हम उसको हीट कर रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उस रिएक्शन के हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और फ्री अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जो होता है वो फॉर्मेशन रिएक्शन के रिवर्स होता है। इनके हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में पेप्टाइड बॉन्ड की हाइड्रोलाइसिस हो रही होती है और फॉर्मेशन रिएक्शन में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है। एमाइन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप्स आर रीजेनरेटेड। नेक्स्ट मेरे पास डायग्राम है। ये डायग्राम क्या शो कर रही है? टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रोटीन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल the complete hydrolysis of the teripeptide alanine glycine cytosine under acidic conditions produces one unit each of the amino acids alanine glycine and cytosine। यहाँ आप ये इक्वेशन देख सकते हैं। इक्वेशन में हमारे पास 3 पेप्टाइड्स हैं, उनको हम हीट कर रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। जब हम उनको हीट कर रहे हैं तो जो हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड प्रोड्यूस हो होते हैं किस फॉर्म में? पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि हम इसको एसिडिक रिएक्शन में हीट कर रहे होते हैं। अगर हम बेसिक रिएक्शन में करते हैं तो पॉजिटिव नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन इज सिंपली एंजाइम कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ इंजेस्टेड प्रोटीन। द फ्री अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस प्रोसेस आर एब्सॉर्ब्ड थ्रू द इंटेस्टिनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर। ब्लड स्ट्रीम क्या है? सर्कुलेटिंग सिस्टम ऑफ ब्लड, जिनकी ब्लड सर्कुलेटिंग थ्रू द बॉडी ऑफ अ पर्सन। So here they become the raw materials for the synthesis of new proteins. Also the hydrolysis of cellular proteins to amino acids is ongoing process क्योंकि हमारी जो बॉडी में कई सेल्स टूटते हैं और फिर कई न्यू सेल्स बनते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि बॉडी जो होती है दोबारा न्यू सेल्स, न्यू मालिक्यूल्स, न्यू टिश्यूज़ बनाती है। कुछ सेल्स टूटते हैं, कुछ सेल्स न्यू बनते हैं, कुछ मालिक्यूल्स टूटते हैं, कुछ मालिक्यूल्स न्यू बनते हैं, तो इसलिए ऑनगोइंग प्रोसेस है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन डिनेचुरेशन। The process that changes the physical and biological properties of proteins without affecting the chemical composition of a protein is called denaturation of protein। ये क्या शो कर रहा है? हमारे पास क्या प्रॉपर फॉर्म है प्रोटीन की, ठीक है, प्रॉपर फॉर्म है, और ये हमारे पास क्या है? अनप्रॉपर फॉर्म है। ये हमारे पास जो एरो है ये क्या शो कर रहा है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। डीनेचुरेशन मीन रिमूवल, डी का मतलब ही रिमूवल होता है, मीन्स के प्रॉपर फॉर्म से हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म में जाती है और फिर इम्प्रॉपर फॉर्म से प्रॉपर फॉर्म में होती है। इसको हम रीनेचुरेशन भी कहते हैं और हम इसको कॉमन लैंग्वेज में हम इसको क्या कहते हैं? रीफोल्डिंग का प्रोसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डीनेचुरिंग एजेंट्स हैं कुछ, जिसमें हमारे पास हीट है, डिटर्जेंट्स है, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, हैवी मेटल आयंस हैं। इनको हम एक मॉलिक्यूल को डीनेचर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें हमारे पास बताया है कि जो डीनेचुरेशन है वो क्या होता है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन जो होती है लॉस्ट इट्स नेटिव कन्फॉर्मेशन। जो डीनेचुरेशन होता है वो टर्शरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को तो डिस्ट्रक्ट कर देता है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्ट नहीं करता। डीनेचुरेशन कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकता है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि पेप्टाइड बॉन्ड्स को ब्रेक कर सके। और फिर आगे मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन इन द डीनेचुरेशन प्रोसेस इज द प्रेसिपिटेशन और कोगुलेशन ऑफ द प्रोटीन। कोगुलेशन क्या होती है? जैसे कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड चेंज टू सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेज, मीन्स के जैसे कि हम इसकी ब्लड क्लॉटिंग एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहले ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग में जब जाता है तो होता है तो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने कुछ दिए हुए हैं डीनेचुरिंग एजेंट्स को किस पर एक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हीट है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन पर। जैसे कि हम हीट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं ताकि वो प्रोटीन्स को डीनेचर कर सके, उसमें जो जर्म्स हैं और बैक्टीरिया वो ख़त्म हो सकें। आगे डिटर्जेंट्स हैं, एसिड एंड बेसिस हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, हैवी मेटल आयंस हैं। हैवी मेटल आयंस में क्या आता है हमारे पास? सिल्वर नाइट्रेट जो होते हैं बहुत से एप्लीकेशन में यूज़ होता है, जैसे कि एज अ डिसइंफेक्टेंट, एज अ नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह। डेट इज़ मेटल आयन, डेट इज़ मेटल सॉल्ट प्रोटीन, डेट इज़ एन इनसोल्यूबल मेटल सॉल्ट प्रोटीन। आगे अल्कोहल है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर एंड हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन पर जो है एक्ट करता है। डेट इज़ and that is my presentation।
मेरा रोल नंबर है 18111099। हम लोगों ने प्रोटीन की क्लासिफिकेशन पढ़नी है शेप और फंक्शन के लिहाज से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन की क्लासिफिकेशन फंक्शन के लिहाज से। इनमें सबसे पहले आती है कैटालिटिक प्रोटीन्स। एंजाइम्स प्रोटीन के तौर पर एक्ट करती हैं और कैटालिस्ट के तौर पर भी एक्ट करती हैं, किसी भी रिएक्शन की स्पीड अप कर देते हैं एंजाइम। उसके बाद डिफेंस प्रोटीन्स को हम लोग एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करती हैं और फॉरेन सब्सटेंसेस के साथ बाइंड करती हैं और उनको यहाँ पे किल कर देती हैं या फिर उनके इन्फेक्शन को रोकती हैं। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स किस स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स के साथ बाइंड करती हैं, फिर उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट करती हैं और जहाँ तक जिस लोकेशन तक उनको जाना होता है उस लोकेशन तक उसको पहुँचा के वहाँ पर रिलीज़ करती है। इसकी पहली एग्जांपल है हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। दूसरी है ट्रांसफेरिन जो कि आयरन को ट्रांसपोर्ट करती है लीवर टू बोन मैरो। उसके बाद है मैसेंजर प्रोटीन ट्रांसमिट करती है सिग्नल्स डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज़ के दरमियान। इसके एग्जाम्पल्स है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। जैसे कि इंसुलिन तब प्रोड्यूस होगा जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम होगा। नेक्स्ट है कंट्रक्टाइल प्रोटीन्स मूवमेंट के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल एक्टिन और मायोसिन जो कि मसल्स की मूवमेंट के लिए। स्पर्म जो से होते हैं इसके अंदर लॉन्ग फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला के अंदर कंट्रक्टाइल प्रोटीन्स होती है जिसकी वजह से ये मूव करता है। उसके बाद है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स रिजिडिटी और स्टिफनेस देते हैं फ्लूइड लाइक बायोकेमिकल सिस्टम्स को। इसमें कोलेजन और अल्फा कैरोटीन है। उसके बाद है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती है जिनके पास प्रोटीन चैनल्स होते हैं जो उनसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस को सेल मेम्ब्रेन के जरिए मूवमेंट कंट्रोल करती हैं। इसके एग्जांपल है इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन्स। नेक्स्ट है स्टोरेज प्रोटीन जैसे है किसी भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए स्टोर करती हैं। फॉर एग्जांपल मायोग्लोबिन जो कि मसल्स में ऑक्सीजन स्टोर करती हैं। उसके बाद टॉक्सिन प्रोटीन, कुछ प्रोटीन जैसे होती हैं वो टॉक्सिक होती हैं। फॉर एग्जांपल स्नेक विनोम और लेक्टिन जो कि लेक्टिन लेग्यूम्स में होता है। उसके बाद है सिक्रेटरी प्रोटीन में आती है फिब्रिन ऐसी प्रोटीन है जो कि स्पाइडर और सिल्कवॉर्म जैसे इसे रिलीज़ करते हैं वेब्स और कोकॉन्स बनाने के लिए। उसके बाद हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन देखेंगे उसकी शेप के लिहाज से। हम लोग सबसे पहले देखेंगे फिब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। फिब्रस प्रोटीन सिंपल है, लीनियर और एलांगेटेड इसका स्ट्रक्चर है। ग्लोबुलर प्रोटीन स्फेरिकल इन शेप है। फिब्रस प्रोटीन जो से इनसॉल्युबल होती है वाटर में और ग्लोबुलर प्रोटीन सॉल्युबल होती है वाटर में। ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर में इसलिए सॉल्युबल होती है क्योंकि इसकी हाइड्रोफोबिक साइड होती है। नॉन पोलर आर ग्रुप उसकी इंटीरियर साइड पे होता है मॉलिक्यूल के, और हाइड्रोफिलिक पोलर आर ग्रुप जो होता है वो आउट साइड होता है जिसकी वजह से सॉल्युबल होता है वाटर में। फिब्रस प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसकी एक ही टाइप है और ग्लोबुलर प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की डिफरेंट टाइप्स हैं। फिब्रस प्रोटीन की एग्जांपल्स है केराटिन और कोलेजन और उसकी दूसरे की एग्जांपल्स है हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स जो हैं वो है ग्लोबुलर प्रोटीन्स की। सबसे पहले आता है हीमोग्लोबिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये टेट्रामर है। टेट्रामर मुराद मतलब कि इसके पास 4 पेप्टाइड चेन्स हैं और उसके बाद ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से टिश्यू की तरफ और इसके बाद 4 हीम ग्रुप होते हैं। इसका सेंट्रल एटम आयरन होता है इसलिए ये 4 ऑक्सीजन एटम को बाइंड कर सकता है। उसके बाद है मायोग्लोबिन जो होता है मोनोमर मतलब कि इसके पास एक ही पेप्टाइड चेन होती है और ये ऑक्सीजन स्टोरेज मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है। इसके बाद एक हीम ग्रुप है और ये सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम को कैरी कर सकता है। उसके बाद एग्जांपल्स हैं फिब्रस प्रोटीन्स की। कोलेजन ये प्रोटीन जो से हमस में 30% टोटल बॉडी प्रोटीन है। उसके बाद जो से इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो 3 चेन अमाइनो एसिड्स की जब एक दूसरे के गिर रैप होती हैं तो ये बना देती हैं ट्रिपल हेलिक्स और इसमें सबसे ज़्यादा जो से होती है प्रोलीन अमाइनो एसिड वो कितनी होती है 20% होती है और इसके मॉलिक्यूल्स लॉन्ग थिन और रिजिड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अल्फ़ा कैरोटीन नेचर में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसकी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अल्फ़ा हेलिकल होते हैं। जब ये हेलिकल जो होते हैं इनके पेयर से एक दूसरे के रैप होते हैं तो ये बना देते हैं कॉइल्ड कॉइल और जब कॉइल के पेयर बनता है तब ये बनाते हैं प्रोटोफिलामेंट का पेयर बना देता है इंटरमीडिएट फिलामेंट और जितने ज़्यादा कैरोटीन में डाइसल्फाइड ब्रिजेस होंगी उतनी ज़्यादा हार्ड कैरोटीन होगी। उसके बाद ये स्ट्रक्चर बताया हुआ है। सबसे पहले ये अल्फ़ा कैरोटीन का स्ट्रक्चर, उसके बाद कोलेजन का स्ट्रक्चर। अल्फ़ा कैरोटीन के स्ट्रक्चर में ये सारे बताया हुआ है। ये था आज का हमारा टॉपिक प्रोटीन क्लासिफिकेशन।